जम्मू कश्मीर में लगेगा राज्यपाल शासन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की पुष्टि। राज्यपाल एनएन वोहरा ने की थी सिफारिश। बीजेपी महाराष्ट्र में बनाएगी 1 करोड़ नए सदस्य, भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष राव साहब दानवे का दावा। मुंबई में मेट्रो का सफर हुआ महंगा, मुंबई में मेट्रो की नई दरें हुई लागू। पेरिस में तीसरे दिन भी हुई फायरिंग, पेरिस की उत्तरी पूर्वी इलाके में फायरिंग, आतंकियों की घेराबंदी की गई। सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर ने कहा, मामले की निष्पक्ष जांच हो, पत्नी की मौत पर बहस नहीं चाहता, मौत के पीछे साजिश से किया इनकार। Right. Welcome to the Inside Story on Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj. That is RKB. जी हाँ, मेरा नाम है RKB. आप देख रहे हैं मुझको लेमन न्यूज़ पर। प्रोग्राम का नाम है इनसाइड स्टोरी। आज हम बात करेंगे पेरिस में जो हमला हुआ उसके बारे में, कि किस प्रकार 12 के करीब पत्रकारों को मार दिया गया, आतंकवादी अंदर आए, अल्लाह अकबर उन्होंने बोला और लोगों को मार दिया। इस वक्त हमारे साथ हैं उसी के बारे में बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी। आसिम भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आसिम भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ्रांस में जिस प्रकार आतंकी हमला हुआ, इतने पत्रकारों को मार दिया गया, पत्रकारों को मार दिया गया, आसपास इनोसेंट लोग जो थे उनको मार दिया गया। आप ये बताएं कि ये सब जो हो रहा है और ये इस्लाम के नाम पे हो रहा है जी, मतलब बड़ी अजीबो गरीब बात है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जिन ने उनकी बुराई की हो उनको सूली पे चढ़ा दिया जाए। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि हर एक को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को जाननी चाहिए, अपनी जिम्मेवारी से काम करना चाहिए, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं है अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करने का? आसिम भाई। नहीं देखिए, बिल्कुल है। ऐसी चीजें हुई हैं, इतना बड़ा हमला हुआ है, इसकी निंदा हर आदमी कर रहा है, हर आदमी को करना ही चाहिए। इतना स्ट्रीम जाकर के इस तरह से जाकर घुस करके 12 लोगों को मार देना, उसमें कुछ कार्टूनिस्ट थे, कुछ बेचारे जो उनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे लोग भी मरे इसके अंदर, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल इसकी निंदा होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। परंतु आप देखिए, आप जरा नजर दौड़ाइए कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। जी, हम खाली बात ही करते रहे कि भाई नहीं, पत्रकारों की आजादी पर कहीं से रोक नहीं लगना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी में सबको राइट है। लेकिन देखिए, हमारे मुल्क में कानून है 153A, 153 और भी एक है जी। वो उसमें क्या है कि अगर कोई किसी धर्म के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ कोई अपमानित बातें करता है तो उससे केस होता है जी। परंतु अमेरिका और यूरोप में ऐसे कानून नहीं है। दुरुस्त बात है। अब कुरान शरीफ जला रहे हैं। देखिए, ये धार्मिक लोग जो होते हैं ना, अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं जी। मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि इस तरह जाके गोली मारना चाहिए, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि ये लोग जो कुरान शरीफ बर्निंग का प्रोग्राम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इससे किसको फायदा होने वाला है? दुरुस्त बात है। अच्छा, वो ऐसे कार्टून क्यों बनाते हैं, इससे कौन सा इकोनॉमिकल फायदा हो जाएगा, या समाज में कौन सी बहुत बड़ी जागृति आ जाएगी? क्यों कर रहे हैं काम? आप भीमराव अंबेडकर साहब के फोटो के साथ बदतमीजी होती है, शिवाजी महाराज की फोटो के साथ होती है। एक बार जेम्स लेन ने शिवाजी महाराज की माँ को अपमानित करने का नावल लिखा, उससे हंगामा हुआ। तो देखिए, ये अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इस पे दंगा फसाद जरूर होता है। आसिम भाई, यहाँ पर मैं एक बात जरा आपको रोकना चाहूंगा और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जान करके प्रॉफेट मोहम्मद का जान करके कार्टून बनाना, जान करके मुसलमानों को कुरेदना, जान करके प्रोवोकेटिव चीज करना ताकि उसके ऊपर हमला हो, ये एक डेनिश कार्टूनिस्ट ने प्रॉफेट मोहम्मद के, मे पीस बी अपॉन हिम, उनके कार्टून बनाए, उनको रिप्रोड्यूस किया गया यहां पर इस फ्रांसीसी मैगजीन में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई उससे फायदा, जो आप बोल रहे हैं, फायदा किसका है? आपको क्या लगता है फायदा किसका है, ये बताएं। नहीं, फायदा किसका है मतलब, ये लोग सिर्फ झगड़ा लड़ाई बढ़ा करके
ऐसी चीजें ला करके इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। जी आप किसी के धर्म को क्यों बदनाम करना चाहते हैं भाई? आपका जो धर्म है, आप जिस धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, आप उस धर्म को बढ़ाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, पर किसी धर्म को बदनाम आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, बार बार कहा गया कि भाई ये ऐसे कार्टून को बंद किया जाए, मुकदमा केस किया गया, केस में चलो वहाँ कोई ऐसा लॉ नहीं है, इस केस को रोक नहीं सकते। तो देखिए, आज आप समझिए कि तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी ये जो है इस्लाम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बार बार लिखते हैं, और वो हिंदुस्तान के नहीं है, परंतु भारतवर्ष में उन्हें रेड कारपेट बिछा करके आने दिया जाता है। क्यों आप चिढ़ा रहे हैं हमको? आप क्यों ऐसा करते हैं जब वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं? 20 करोड़ मुसलमान रहता है भारतवर्ष में, दुनिया में करोड़ों करोड़ मुसलमान रहते हैं, आप उनके दिल को क्यों दुखा रहे हैं? अच्छा, उसी के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि जेम्स लेन ने जब शिवाजी महाराज की माँ के नाम लिखा तो अपमानित करने का, तो मैं बहुत खुश हुआ, मेरी सरकार ने उस जेम्स लेन को मुकदमा दायर किया। लेकिन यहाँ पर आसिम भाई, आपको लगता नहीं है कि अभी तक जो डिस्कशन हो रहा है, और इस वक्त हमारे साथ है अबू आसिम आजमी, बाकी हर चैनल के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्रकारिता के ऊपर आप कोई अंकुश लगाएं, लेकिन किसी के ऊपर व्यंग कसना, उस पर कोई बुराई नहीं है। किसी का मजाक उड़ाना, हंसी खेल में जैसे कार्टून बनते हैं पॉलिटिशियंस का कीजिए, जिस मर्जी का कीजिए, लेकिन क्या आपके पास कोई और सब्जेक्ट नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि आप देवी देवताओं के आप कार्टून बनाएंगे, देवी देवताओं की आप अश्लील फोटोग्राफ्स बनाएंगे, अश्लील आप पेंटिंग्स बनाएंगे, या प्रॉफिट मोहम्मद की आप अश्लील कार्टून बनाएंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे? मतलब मेरा यह कहना है कि जान करके जब आप मुसलमानों को या हिंदुओं को या ईसाइयों को अगर आप कुरेदते हैं तो उस पर रिएक्शन तो होगा ही। अब ये रिएक्शन, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत ही नहीं है, बड़ी घिनौनी हरकत हुई है कि आपने आकर के लोगों को मार दिया। लेकिन सबसे पहला ऑफेंस तो देखिए कि आप जान करके किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। जी आसिम भाई। नहीं, आप उसकी फीलिंग को हर्ट कर रहे हैं जिसके लिए कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग आज तक आए, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की रिस्पेक्ट है, जिसके लिए जान दे सकता है मुसलमान, वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और अगर प्रॉफिट के खिलाफ कहीं भी अपमानित, इंसल्टिंग कोई चीज की गई, तो अरब कंट्रीज में जहाँ पे शरीयत का लॉ है, वहाँ उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये कानून बना हुआ है। आप ईरान में जाकर करिए, आप सऊदी अरब में जाकर करिए, आपको फांसी मिलेगी। परंतु आप लगातार 6 सालों से कानून बनाए जा रहे हैं, 12 सालों से कानून बनाए जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, मना किया जा रहा है, फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो। अगर आप इनकी कार्टून देखोगे तो उसमें नंगे नंगे सेक्सुअल पोजेस दिए गए हैं। किसके लिए कर रहे हो आप? इससे क्या फायदा? मैं दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप क्या आजादी चाहते हो? नंगे नंगे फोटोज बना करके। और दूसरी चीज यहाँ पर यह आती है आसिम भाई, दूसरी चीज यहाँ पर यह आती है, जो आप बात कर रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज जो यहाँ पर आती है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, अगर आपके मन में प्रोटेस्ट है कि भाई देखिए किस प्रकार इस्लाम के नाम पे टेरर हो रहा है, ये आईसिस नाम का जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया है, अल कायदा नाम की एक चीज हो गई है, तो भैया आप ओसामा बिन लादेन के आप कार्टून बनाइए, आप जिसका भी जवाहिरी का कार्टून बनाना है उसका बनाइए, किसी और का बनाइए। आप प्रॉफिट के कार्टून के साथ, उनके नाम के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आसिम भाई? बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। देखिए, अगर कोई गीता और रामायण को कोई जलाएगा, बनने का प्रोग्राम करेगा, मैं समझता हूँ कि कोई भी सच्चा इंसान किसी मजहब का हो, उससे नाराजगी होना ही चाहिए। अगर कुरान शरीफ को जलाया जाएगा तो हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, परंतु ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमको पैदा करने वाला कोई है, जो पैदा करने वाला है उसी की किताब बनाई हुई है, और उसको आप इंसल्ट कर रहे हैं बार बार। तो इन चीज देखिए, गलत कर हुआ है, परंतु उसको अगर किसी ने बढ़ावा दिया है, किसी ने उसको आमंत्रित किया हुआ है, तो वो कार्टूनिस्ट लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूँ। चलिए, ये तो बात रही कि लोगों के मन में गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से का इजहार करना किस प्रकार किया जाए? अब उसका यह तरीका तो नहीं है कि आप बंदूक लेकर के घुस जाएं, लोगों को मार दें। एक अलग भी तरीका हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई मनाही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। उस मैगजीन की कॉपीज जलाई जा सकती हैं, उसके ऑफिस के सामने आप नाकेबंदी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से गोली मार देना, मेरी समझ में भले कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी इसको ठीक नहीं मानेगा। आसिम भाई, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रोटेस्ट करने से, उसकी कॉपियां जलाने से उनके अखबारात, उनके कार्टून और ज्यादा बिकते हैं, उनके प्रचार होते हैं कि भाई इसमें क्या चीज है, और ये लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट हो, हमारी कॉपियां जलाई जाए, ताकि हमारी मार्केटिंग, हमारी जो है
टीआरपी और बढ़े, ये सही बात है। ये भाई लोगों ने कोशिश किया, लोगों ने समझाया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहां पर लोग कोर्ट में गए। लेकिन आसिम भाई लेकिन यहां पर मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये तो पूरी बात सुन ले मेरी। ये तो प्रोटेस्ट की बात हो गई। दूसरी चीज, जैसे अभी अभी आपने एग्जांपल दिया, जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसे आज की तारीख में इजिप्ट है, जैसे ईरान है। अब ऐसे कंट्रीज के साथ फ्रांस के बहुत अच्छे रिलेशन है। फ्रांस की जो आर्थिक जो ट्रेड रिलेशन है उनके, फ्रांस के जो आर्थिक रिलेशन जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आज की तारीख में अब सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं कहती दैट वी विल नॉट ट्रेड विद यू। अगर आज आप इस मैगजीन को बैन नहीं करते या आप इनको बंद नहीं करते तो आज आपको सऊदी अरेबिया से जो कुछ मिल रहा है हम आपसे बिल्कुल व्यवहार नहीं करेंगे। मलेशिया की सरकार अगर आज ये कह दे कि हम फ्रांस के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, इंडोनेशिया की सरकार अगर ये कह दे कि आज हम फ्रांस के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी एक लाइन भी लिखने की। आसिम भाई बताएं। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन लोग दूसरे मुल्क के इंटरनल मैटर में ये पॉलिसी है कि कोई इंटरफियर नहीं करता है। ये ज्यादा ऐसे होता हुआ आया है कि भाई उस मुल्क की जो उस मुल्क के लिए है जी, लेकिन इस मुल्क को खुद सोचना चाहिए कि जब दुनिया भर के मुसलमान इसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, 51 करोड़ रुपया उसे दिया जाएगा जो उसके गर्दन को काट कर लाएगा, खुलेआम चिल्लाया गया, चारों बंबई में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो उनको इस काम को बंद करना चाहिए। और हम मांग कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप कंट्री से और दुनिया में जहां जहां ये नंगा नाच नाचा जा रहा है, जो इसको बहुत ही मॉडर्न और आज के लिए छूट चाहते हैं कि भाई इसमें कहीं पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाए, पत्रकारिता के अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, इसमें धार्मिक चीजों के लिए बिल्कुल पाबंदी पूरी दुनिया में लगना ही चाहिए। अगर कोई कहता नहीं लगना चाहिए तो भाई इतना बड़ा बड़ा वाक़या हो रहा है, इसको कैसे रोकेंगे आप? इसे आप नहीं रोक सकते। देखिए इसको, क्योंकि लोगों के जज्बात धर्म से जुड़े हुए हैं। आप कुछ लोग बहुत ज्यादा हुए हैं, वो लोग जाके इस तरह के वाकयात कर देते हैं, गोली मार देते हैं लोगों को। मैं इसको जायज नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि दुनिया में कहीं अगर ऐसा होगा तो इस तरह के वाकयात करने वाले लोग हैं, लोग करेंगे, लोग करते रहे हैं। क्योंकि देखिए आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी गई जी, कितने लोग ने क्या क्या नहीं हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, पर नहीं होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो रहा है ना जी। 92 में के बाद आतंकी हमले बढ़ गए, आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट करो, कोर्ट में जाओ, लेकिन हो तो रहे हैं ना, हो रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ कानून बनना चाहिए और नाइंसाफी खत्म करना चाहिए। कहा है कि जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। इस बात पे ध्यान रख करके कोई चीजें अगर ज्यादा हो रही है तो कैसे उसको रोका जा सकता है। लेकिन आसिम भाई आखिरी सवाल आपसे ये कि इस किस्म की जब हरकत होती है तो पूरा मीडिया हरकत में आता है। कौन मीडिया हरकत में आता है? पूरा वेस्टर्न मीडिया हरकत में आता है, हिंदुस्तान का भी मीडिया हरकत में आता है। जैसे आज आपके और मेरे बीच में जो डिस्कशन हो रहा है वो मैंने कल किसी भी चैनल पर नहीं देखा, वेरी फ्रैंकली। कल और परसों हर एक को यही बोल रहा था भाई कंडेम करो, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ और इस्लाम के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन आप ये बताएं आज की तारीख में जो इन लोगों ने किया है, जो इन लोगों ने ये हरकत की है, यहां पर जाकर के भले प्रोवोकेशन हुई हो, मैं मानता हूं प्रोवोकेशन थी आपने जाकर के, लेकिन जिस प्रकार इतने इनोसेंट लोगों को मार दिया, कार्टूनिस्ट को तो मारा ही मारा, बाहर जो लोग बाइस्टैंडर थे उनको भी मार दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में ईसाई पॉपुलेशन जो है फ्रांस में सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुसलमानों की पॉपुलेशन है। उन मुसलमानों के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ इन लोगों ने पैदा कर दी है और पूरे यूरोप में आज की तारीख में मुसलमानों के खिलाफ, मोहम्मडन्स के खिलाफ एक मूवमेंट चल रही है और इस अटैक की वजह से वो मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होगी। आसिम भाई नहीं, देखिए ये बिल्कुल अफसोस की बात है कि मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए मैं तो कहना चाहता हूँ इसमें मुस्लिम लफ्ज निकाल दिया। जब मैं अपने सुनने वालों से खुद पूछना चाहता हूँ, यदि राम भगवान कृष्ण भगवान के साथ कोई घिनौनी हरकत फोटो दिखाई जाए तो क्या मेरा हिंदू नाराज नहीं होगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज का फोटो और बाला साहब ठाकरे की फोटो के साथ बदतमीजी हुई, उनके बारे में गलत तरीके से कुछ दिखाया गया, तो मोहसिन नाम के लड़के पूना में उसी के रिएक्शन से मार दिया गया था जान से। तो अगर आज भारतवर्ष के अंदर कोई व्यक्ति कोई कार्टून बना दे राम का, कृष्ण भगवान का गंदा कार्टून बना दे, तो मैं क्या चाहता हूँ मेरे देश के लोग
क्या उसके ऊपर आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे? वो पहले जाएंगे नहीं, वहां पर आपत्ति जाहिर करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी को मार देना मुझे नहीं लगता कि वो भले श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो भी ये वो भी इसको जस्टिफाई करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, जहां तक मैं समझता हूं। नहीं, आपको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा का रिएक्शन होता है। मेरे बहुत सारे लोग जो आज किसी समाज के भी हों, मुसलमान जाने दीजिए आप, और समाज के लोग अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि यदि कोई मंदिर के साथ मंदिर की फोटो बदतमीजी से दिखाई जाए, कोई गीता और रामायण को जलाया जाए और मना करने पर 1 बार 2 बार 3 बार प्रोटेस्ट किया जाए, मना किया जाए, कोर्ट में जाए, कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं इंटरफियर करे, तो लोग उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, वो ऐसी हरकतों की तरफ चले जाते हैं और उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और जाएंगे। और सुनिए, मेरी बात तो बुरी लगेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी कानून उनको रोक नहीं सकता। ऐसे लोग जाते रहे हैं और जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ जाना चाहिए, मैं फिर सफाई दे रहा हूँ, लेकिन उनको रोकेगा कौन? कोई नहीं रोक सकता। कैसे रोकेंगे आप? नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकते। इसलिए कानून बनना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो कोई अपने हाथ में कानून ना ले, बल्कि कानून उसे पकड़े और जेल में भेजे और कुछ दिन तक जेल में रखे। तो फिर मुझे लगता है ऐसी हरकतें देश में या दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। जी आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And Abu Asim Azmi making the point over here, and I think it's a very valid point. It is not as if it's not a valid point, that after all, if you provoke one community in such a manner, and you don't stop provoking, you never know the kind of backlash you might face. Because everybody all around is not as well read as you. Everybody all around does not have the same liberal, sophisticated view of the world that you do. Everybody is not you. So you can expect that kind of a reaction. Pradeep. Sir, आप देखो कि we look the other angle, the preparedness of France, because 2012 में भी अटैक हुआ था, 2013 में भी टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद भी मीन्स यहाँ पर जो हुआ था, the first set of policemen that come on the field were unarmed and they had to go back. यानी जिस प्रकार से preparedness against terrorist attack, when France knows it that they are in the list of terrorist organizations, उसके बाद भी जिस प्रकार से वो अपना तैयारी नहीं की, ये चिंता का विषय है, सोचने वाली विषय है. Why and how can in a city of France, in one of the cities in France, Paris, आप AK-47 लेके घूम सकते हो? I mean that, and you're not seen. No, but cameras, it's not a developing country or. But I tell you what, over there, the fact remains that there have been at least 10,000 ISIS fighters who have returned from Syria and from Iraq, and they're all of French origin. They say they've come back. A lot of them have come back, and a lot of them are thirsting for revenge. And revenge for what? Revenge for incitement, revenge for provocation. You are inciting, instigating, and you are deliberately going out of the way to try and project the Prophet in a light which is not at all good. You are trying to make fun of the Prophet. Well, I tell you what, everybody doesn't have your sense of humor. The French and everybody else should also realize that today so many people are dead because you can't poke fun at everybody. Please remember, even in India, हिंदुस्तान में भी प्रदीप आपको याद होगा और हमारे सब दर्शकों को याद होगा, महाभारत का युद्ध हुआ. महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरव और पांडव पूरे के पूरे कुटुंब मर गए. किस लिए मरे? क्योंकि द्रौपदी हंसी दुर्योधन पर. जहाँ विश्वकर्मा ने महल बनाया खंडावप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं पांडवों का, और एक जगह थी जहां पर यह लगता था कि तालाब है, तालाब नहीं था, वहां फर्श था. दुर्योधन स्लिप करके फिसल के गिर गया. द्रौपदी हंसी, उस हंसी की कीमत देनी पड़ी पूरे कुटुंब को. प्रदीप, everybody doesn't have a sense of humor. You can't laugh at just about everybody you feel like. But sir, if you got a liberal society, आपके पास open society है, तो state का परम कर्तव्य बनता है ऐसे open societies में ऐसे चीज भी हो सकता है और उसके लिए prepared रहना. Right. The level of preparedness wasn't there at all. At the moment with us, we've got Major General Afsar Karim. General Karim, very good evening to you, sir. Thank you. Thank you so much for joining us, sir. So we are talking about the attack which took place in France. A lot of members of a magazine have been killed.
uh, a large number of the civilian population has also had to suffer, and even now the perpetrators are at large. They have not been caught yet, at least not as we speak. Now, my point is that shows a certain level of preparedness in France, as Pradeep was saying just now, which is obviously which obviously wasn't there. It's very clearly the French authorities did not expect such an attack, sir. Look, the French society is like that compared to British and American, who are far more efficient in doing these things and more careful. Right. The French society is so liberal and all, they don't expect. They have been taken by surprise that this kind of thing happening in Paris. Even now there's some firing in some other store in Paris. Right. So the point is this, that whatever the standard of alertness, they can always surprise you. But after action, if they get away and they create more problems, that's where the Paris police has failed. Right, but General Karim, the General Afsar Karim, another moment with us, Major General Afsar Karim, we have also been told, or rather, that's what has appeared all over the net, and that's what has appeared in in Paris Match and Le Monde and everywhere else. We've got the translations over here, of course, that there are about 10,000 fighters of French origin at the moment fighting for the ISIS. And a lot of them have come back, and they all carry a chip on their shoulder, and they are all completely indoctrinated in the ISIS ideology, and the French have a lot to fear from them. So that's the problem, unless you keep your eyes open that what's happening in your society. And by being merely liberal doesn't help, because you have to see that those people who become rogues, more and more people are being enrolled. So what will be the result? Right. And this is a lesson for everyone, not only for France. Right. Now the other thing that I would like to tell you is this, or rather like to ask you is this: are we prepared for something like this over here? जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है सर, आपको लगता है कि जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, क्या हमारी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए? खुदा न खास्ता ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो हम लोगों की लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है क्या, जनू साहब? I don't think we are prepared at all. जी. We have been talking. They've been talking in the media, and there have been papers written, but the implementation has always been very poor. जी. The man who's supposed to first confront all this is not prepared to know what's happening. Neither the public. And if there's an attack in your city or my city or a smaller city of the kind which happened. You see, Delhi, normal criminals get away after firing in Delhi. Yes. Leave alone anywhere else. Right. So the well-trained terrorists who have catered for everything, who've got superior weapons, I don't think we are prepared for that. कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है वो सिर्फ राम भरोसे है. कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला देख लेगा सब कुछ. जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, आज की तारीख में भले वो दिल्ली का टेररिस्ट अटैक हो, मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हो वो हो, या हरिद्वार के हों, या बनारस के हों, या अक्षरधाम के हों, उससे हमने कुछ खास सीखा नहीं है. जनरल साहब, नहीं, हमने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया है ग्राउंड पे. जी. कि जो लोग अटैक होता है कॉमन मैन पे या रेस्टोरेंट में या बाजार में, जी, तो वहाँ पर तो स्पेशलिस्ट फोर्सेस तो नहीं होती हैं. दुरुस्त बात है. तो वहाँ पर वो लोग होते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं. जी. तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कोई तैयार नहीं है, भारत में कोई तैयार किए नहीं है. ये हम समझते हैं कि हमारी पुलिस आएगी तब हम, जब स्पेशल फोर्स आएगी तब एक्शन लेंगे. दैट इज टू लेट. लेकिन ये तो चलिए रिस्पांस की बात हो गई. यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 26/11 का जब अटैक हुआ मतलब मुंबई शहर पे 2008 में, हम लोग सभी थे वहाँ पे. वी ऑल कवर्ड इट. आई मीन वी वेंट इनसाइड द ताज आल्सो इवन व्हेन द एक्शन वाज गोइंग ऑन एंड सो फोर्थ. और उस वक्त ये कहा गया था कि भाई हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं दे हैव फेल्ड, कि हमारे जो खुफिया तंत्र हैं वो फेल हो गए हैं, क्योंकि इस किस्म के लोग आ जाएं, बोट में आ जाएं, ससून डॉक पर आएँ या कोलाबा में आएँ. ससून डॉक इज ऑल्सो इन कोलाबा ऑफ कोर्स. वहाँ से आएँ, लियोपोल्ड कैफे में आएँ और मतलब घुल मिल जाएं लोगों के बीच में और किसी को मालूम तक ना हो. लिहाजा हमारा जो जासूसी तंत्र है दैट फेल्ड मिजरेबली. क्या आज की तारीख में हैव वी अपग्रेडेड आवर इंटेलिजेंस टू अनदर लेवल अप टिल नाउ, सर? Our intelligence level is better today than it was in 2008. But good to hear. It is not enough. It doesn't have the enough coordination between its own agencies to pass that information in time, to act on that information, to be more precise.
So I think the level is not very high. Sir, let me put out something to you which you might find irrelevant, but it is actually relevant. Now, we talked to a lot of intelligence officers over here in Mumbai and of course in Delhi. उनका ये कहना था कि इसके पहले 2008 में जो अटैक हुआ सो हुआ, उसके पहले भी अटैक हुआ, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। मतलब 2006 में भी अटैक हुआ, 7 जुलाई को अटैक हुआ ट्रेन्स के अंदर, उसके पहले गेटवे ऑफ इंडिया पे अटैक हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। उनका ये कहना था कि इसके पहले मुंबई शहर में 1993 में जो अटैक हुआ बस वही हुआ 12 मार्च को, और उसके इंटरवल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा इंटरवल था जब कोई अटैक नहीं हुआ और बहुत लोग पकड़े गए। वो इसलिए पकड़े गए क्योंकि मुंबई शहर में डांस बार्स बहुत हुआ करते थे, और क्योंकि वो डांस बार्स फंक्शन किया करते थे, पुलिस के जितने खबरी थे, जितने जासूस थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, वहां से उनको बहुत खबरें मिला करती थी। एक बार डांस बार्स वगैरह सारे बैन हो गए, उसके बाद their entire intelligence network more or less collapsed. Now, do you think there is any truth in that, sir? But I think there is something in that, because the intelligence gathers from those places where people are supposed to sort of get together and plan or meet of this shady characters. It may be in a slum, it may be in a restaurant, dance bar, wherever it is. So this was one place where perhaps they could gather some information. And the government, after all, there is lack of coordination. The intelligence wants that and the government wants something else. So this is kind of a thing which is apparent in most of our actions, actually. There's a coordination and lack of trust between each other. Department to department, government to people. That is a problem which we must get over if we want to fight terrorist attack, because they will be sudden and surprise will be there. Whatever your intelligence may be, they can get through. सर, यहाँ पर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे अभी तक याद है 1983-84 में जब पंजाब प्रॉब्लम अपनी चरम सीमा पर थी, उस वक्त भी इंटेलिजेंस को लेकर के काफ़ी सवाल उठे थे। मैंने भी बहुत लिखा है उस पर। यहाँ पर जो बात मेरे सामने, मेरे जहन में अभी तक याद है, अभी तो खैर सिचुएशन काफ़ी चेंज हुई है। उस वक्त जैसे नाचना में हम लोगों की एक पोस्ट हुआ करती थी, वहाँ पे RNAW का एक ऑफिसर बैठता था, मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी वहाँ पर एक आदमी होता था, और मिलिट्री इंटेलिजेंस का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि रॉ का जो हमारा आदमी होता था वहाँ पे नाचना में, उसको एक दिन का जो एंटरटेनमेंट अलाउंस था वो ₹2.25 हुआ करता था। ₹1.75 या ₹2.25। दिस वाज इन 1983। नाउ मुझे जहां तक याद है वहां पर एक कप चाय भी जो है वो उस वक्त ₹2.5 की आया करती थी नाचना में। तो मतलब वो आपने किसी कॉन्टैक्ट को चाय तक पिलाने के लिए समर्थ नहीं था जो उससे गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको अलाउंस मिलता था। नाउ डू यू थिंक द सिचुएशन हैज चेंज्ड समवॉट नाउ? क्या अभी स्थिति थोड़ी बहुत बदली है सर? थोड़ी सी बदली है, लेकिन ज्यादा नहीं बदली है, क्योंकि पुलिस की और इंटेलिजेंस की जो लेवल है ट्रेनिंग की देख लीजिए, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन की या उनके वेलफेयर की, वो इम्प्रूव नहीं हुई है। So we are sitting ducks. That means, isn't that right, sir? Sir, isn't it true then that we are really sitting ducks? General Saab, can you hear me? No, we are not sitting ducks. Because we are aware, we are alert, but the level of alertness and awareness and coordination is not what is desirable, because the terrorists of today are very well organized. Their technology-wise, they have got all the information, they have got their own intelligence network, and wherever they find a gap, they will get through. Right. So we have to get over such people. They are not just ordinary people who sort of attack you. They are very organized, well-organized enemy. Absolutely. Now, but the other thing, General Saab, I'm sorry I'm taking up so much of your time. No. Up till now, you see, earlier, prior to satellite technology, prior to electronic listening devices, prior to, bugging everybody's phone and listening into everybody's phone and, following the internet and everything else, everybody used to depend only on human intelligence, otherwise known as HUMINT. Then came electronic intelligence, or ELINT. Now you depend on satellite intelligence. Have we in India been able to coordinate all these 3 or 4 different kinds of intelligence gathering mechanisms into one integrated whole, sir? Frankly speaking, I really don't know, but I don't think it is so, because looking at the ground level, where whatever happens is not only intelligence related to terrorism, but various other factors, political, communal, ethnic. We had in the Northeast a very
Last meeting with the Prime Minister attended with DGs and BSFs and so intelligence chaps. And after 3 days or 5 days, I think there was an attack. Yes. So obviously they were not aware. Right. They were talking high and mighty, but they didn't know that what was going to happen in the next 1 week. Right, and I think that's a very, very telling factor. Now, one final question to you. We have, I believe, the entire country mapped out with our series of satellites. We have the entire country mapped out with our listening devices all over the place. Yeah. We are tapping into just about everybody's phone. My phone is tapped. I'm sure your phone is tapped too. I'm sure Pradeep's phone is also tapped, who's now sitting in our studio. But when the Pakistanis start to attack from the other side, how is it that our satellites miss them completely? Rightfully speaking, we should be able to track their movement very, very, very easily. Why is it that we miss it, sir? You see, because they always go below electronic level. Right. The people then know they'll be caught on electronic snooping or anything else. They don't do that thing. They use primitive methods of using human couriers and things like that. Gee. And therefore you miss them. So you have to coordinate all that portion together, as you just said, from satellite down to human being on the ground. Gee. Unless everybody is employed properly and then integrated intelligence is available, you will get surprised. So what is the solution? Should we have an apex intelligence body getting all this information together, analyzing it in one central place? Should all this information not be coming into one central pool from where it can be disseminated everywhere else and decisions taken very, very quickly? Because at the moment there are lots and lots of agencies and they all seem to be working at cross purposes with each other. General Saab. There has to be an apex body where all intelligence is gathered. Then in the same body there has to be one has to analyze, and the third body which passes on immediately. Right. The analysis. So there are so many other agencies, then they can't talk to even each other. Yes. So there has to be a centralized control. Right. Because at the moment, from whatever I know, the RNAW guys, they have their noses up in the air. They don't talk to IB. Military intelligence is obviously a law unto itself because they are obviously under, they have a completely separate command and control structure. So they are not talking to anybody else either. Now, how do you integrate all these 3 or 4 divisions, sir? It has to be integrated at the national level. Right. And there's various mechanisms, and there's no lack of efficient officers to do it. Gee. And neither technology. But somebody has to conceive and properly organize it. But then what happens here, the things are haphazard. Today somebody is posted here, tomorrow he goes as governor somewhere to retirement, and then he comes back here again, and so on and so forth. And so all this is not organized according to your efficiency, but according to your political reach. Which is the saddest thing in the world. Now, I said it was the final question. This is really the final point. Sir, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है और ताज्जुब की बात है, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। आज हम लोग मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में एक-एक चीज आ गई है। आप हर चीज, आपके पास जो मोबाइल फोन है, उसमें एक-एक चीज है आज की तारीख में, और जितने भी मोबाइल नेटवर्क जो सेल्यूलर प्रोवाइडर्स हैं, उन सब के पास एक-एक इंफॉर्मेशन है हम अपने हर एक क्लाइंट के बारे में। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में हमारे जो पुलिस स्टेशन भी जो हैं, मुंबई शहर के पुलिस स्टेशन हो गए, दिल्ली के हो गए, बेंगलोर के हो गए, या चेन्नई के हो गए, या कलकत्ता के हो गए, वो भी आज की तारीख में इंटीग्रेटेड नहीं है। मेरा यह कहना है कि हम लोग अर्ली 20th सेंचुरी के एरा में जी रहे हैं, एंड वी हैव 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी। नाउ व्हेन विल दैट चेंज सर? व्हेन देयर इज वन मोर टेररिस्ट अटैक, एक और टेररिस्ट अटैक होगा मुंबई पे या दिल्ली पे, उसके बाद जाकर के लोग जागेंगे, या कब होगा ये सर? नहीं, लेकिन आपके जो आदमी हैं जिनको ये मैन करना है, वो ट्रेन नहीं है, वो एडुकेटेड नहीं है, क्योंकि आपकी सर्विस कंडीशन इतनी लो है, वहां और कोई आता ही नहीं सिवाय जाहिल लोग। I think that just about says it all. That just about says it all. जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और इतनी लंबी बात आपने करी उसके लिए और भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर नॉट गेटिंग इरिटेटेड विद आवर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। General Afsar Karim, we have discussed this so many times, haven't we? That even our police stations are not integrated. My point is, you've got cellular phones, you've got a mobile network all over the place, and your cellular provider knows everything there is to know about you. In fact, probably Vodafone or Airtel or whichever are the other providers, including Reliance, they know more about you than you.
And yet, we are not able to gather enough intelligence and information at the central level to save lives, to save our country. We are not able to do that. Pradeep. Exactly, sir. A lot more left to be desired, but somehow the attacks are not come and visible. हमारे जैसे at least मुंबई में आप देखो कि हर street में you got a bulletproof vehicle, you got stationed officers with vehicles, you got bunkers type of setting cement bags around. तो ये चीज मुंबई में थोड़ा बहुत दिखने को मिलता है. And when you see a man in uniform, it deters a lot of people. But this seems to be, as you said, high tech. जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है. प्रदीप जी, this is now low tech. आज की तारीख में ये लो टेक है, ये हाई टेक नहीं है. हाई टेक तो इट हैज गॉन बियॉन्ड द सेल्यूलर फोन. मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में जैसे कोलाबा पुलिस स्टेशन है, इज इट कनेक्टेड टू अंधेरी पुलिस स्टेशन? इट इज नॉट. You don't. अरे वर्सोवा का जो पुलिस स्टेशन है, वर्सोवा का पुलिस स्टेशन हो गया, अंधेरी पुलिस स्टेशन हो गया, अंबोली पुलिस स्टेशन हो गया, ये वेस्ट की बात कर रहा हूं, ये तीनों के तीनों को एटलीस्ट कनेक्ट करना चाहिए. किसी को मालूम नहीं है कि अंबोली पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट जाएगी या वर्सोवा में जाएगी या अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाएगी. मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में, आज के एरा में, इस युग में हम लोग इतना पेपर वर्क करते हैं, इतना पेपर वर्क करते हैं. आपकी जो एनसी रजिस्टर होती है, जो एफआईआर रजिस्टर होता है, बिल्कुल वैसे ही रजिस्टर होता है जैसे 1862 में होता था. अब 19वीं सदी के प्रोसेसेस आप फॉलो कर रहे हैं 2015 में. 2015 में 19वीं सदी के अगर आप प्रोसेसेस फॉलो करेंगे, दैट इज अ रेसिपी व्हिच इज मेड फॉर डिजास्टर. Exactly, sir. What you're saying is perfectly right. We need more integrated, more एकदम high technology इस्तेमाल करके. आज मुंबई में एटलीस्ट ये है the basic thing आपने जो कहा कि from one control you know where all the PCR vans are located. That's it. All across Mumbai, जहाँ vans है. और ये चीज़ है कि 5-10 मिनट में within 5 minutes in a place कुछ offense हुआ तो वहाँ पर PCR van. But is the van equipped with the But I'm talking about basic equipments? information. That Basic information is still not available It's to not everybody. available. And But at the moment with us, Brady, I'm coming back to you. At the moment with us, our old friend, General Hoon, Lieutenant General retired P.N. Hoon. Hoon साहब, नमस्कार. नमस्कार जी. General साहब, thank you so much for joining us. Pleasure. जनरल साहब, अभी पेरिस में जो हुआ, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आपकी लाइन मिलने के पहले कि भाई ये जो पेरिस में हुआ, यहां तो फ्रांस की भी जो इंटेलिजेंस सर्विस है, काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस जो है, वो भी फेल हो गई. उनको मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ. चलिए, ये तो रही फ्रांस की बात. मैं ये कह रहा हूं कि पेरिस जैसी जगह में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक लिसनिंग डिवाइसेस हैं, जहां पर हर स्ट्रीट के ऊपर कैमरा है, हर बिल्डिंग में कैमरा है, हर जगह पर एक एक चीज है, आपके मोबाइल तक मॉनिटर होते हैं, आपका इंटरनेट ट्रैफिक तक मॉनिटर होता है, वहां पर अगर ऐसी घटना हो सकती है, तो जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हम लोगों का हाल क्या है, वो जरा बताएं जनरल साहब. वेल, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इतने सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं जो कि इट कैन पिक अप एनीथिंग जी, कि ये हुआ कैसे जी. अब ये कहते हैं कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो मुस्लिम इनका पीर है जी, उसके कोई कैरिकेचर्स बनाए जी, जो कि इनको पसंद नहीं आए. दुरुस्त बात. पर मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी बात में इतना बड़ा हो जाए. जी, आप देखिए कि पहले ये दो गए उधर, इन्होंने उनको निकाला, उन्होंने उसको मारा जो आर्टिस्ट था जी. उसके बाद फिर ये फ्ली किए, इन्होंने गाड़ियां बदली, फिर इन्होंने एक पुलिस वुमन जो है उधर, उसका भी रोल देखना है क्या है, क्योंकि वो भी थोड़ा अंडर द शैडो, समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ, उसको मारा है. और वो भी शायद पहले से ही मिली होगी या नहीं मिली होगी. अब उन्होंने पूरे फ्रांस में कर दिया है. आपने देखा है ये नॉर्थ फ्रांस में आ गए हैं जी, वो बिल्डिंग में आ गए हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रांस में आ गए हैं, तो ये पूरा स्प्रेड हो गया है. अब बहुत इसकी थ्योरीज हैं कि किस लिए ये हुआ, कैसे हुआ. कोई तो कहता है कि अगर तो आप ऐसे करोगे किसी कौम के साथ तो फिर और क्या तो आपको चाहिए, वो ठोकेंगे. ये बिल्कुल सर, वो तो फलसफे की बात हो गई. वो दैट्स अ डिफरेंट आर्गुमेंट ऑल टुगेदर. आई एम ओनली सेइंग दैट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट. नाउ ओवर हियर लेट मी पॉइंट आउट वन थिंग टू यू. द क्वाची ब्रदर्स, ये दोनों भाई जो हैं, जी, दे वर बोर्न इन पेरिस टू अल्जीरियन पेरेंट्स. बिल्कुल.
एंड दे आर वेरी वेल नोन टू फ्रेंच काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज। सबसे बड़ी बात यह है, इनमें से एक 18 महीने जेल के काट के आया है। Correct. और उसके बावजूद इनको खुला छोड़ दिया। नंबर एक। नंबर दो, जैसे अभी प्रदीप जी बोल रहे थे कि भाई एक तो आपने खुला छोड़ दिया, दूसरी चीज है इनके हाथों में कलाशनिकोव भी है, एंड दे आर रोमिंग अबाउट फ्रीली इन अ सिटी लाइक पेरिस Yes. with AK-47s in their hands. Yes. Now AK-47, sir, is not a very small little puny little handgun. It does not fit into the palm of one's hand. It is not a .22 Beretta which can fit into the sleeve of your hand. It is not. जी. Now how could such a thing happen? That's what I want to know, sir. देखिए, ये एक जो ISIS है जी वो भी काफी पावरफुल हो रही है। जी। आप देखें कि हर एक जगह दूसरे कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, हिंदू कम्युनिटी के हैं और हैं जी। ये टकराव थोड़ा ज्यादा हो रहा है जी। और ये सिर्फ देखिए फ्रांस में हुआ है। आपने मुझे पूछा है कि हिंदुस्तान का क्या हाल है। हिंदुस्तान का तो ये है कि बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम वर्ल्ड पीपल इन द वर्ल्ड, हमें भी तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा है, ये आग के जैसे फैलेगा जी। ये ISIS जो है ये ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर गई है जी। हिंदुस्तान में कर गई है जी। और वो देख रही है और वो बैठी है और अप्रोप्रिएट टाइम पे ये सब कुछ होगा। सर यहाँ पे मैं यही बात आपसे जानना चाह रहा हूं, अभी उसी के बारे में जिक्र हो रहा था, उसी के बारे में बातचीत हो रही थी कि यहाँ पर हमारे पुलिस स्टेशन भी कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ। आज की तारीख में वर्सोवा पुलिस स्टेशन को मालूम नहीं है कि अंधेरी पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, और अंधेरी पुलिस स्टेशन को मालूम नहीं है कि अंबोली पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। कोलाबा को तो मालूम ही नहीं है क्या, जहां तक जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन का सवाल है वहां पर क्या हो रहा है। कांदीवली को मालूम नहीं है बोरीवली में क्या हो रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब हमारे सेल्यूलर नेटवर्क हैं, जिस फोन के ऊपर हम लोगों ने आपसे बातचीत की है, फॉर एग्जांपल वो मोबाइल फोन है, मेरा यह कहना है कि हमारे जो सेल्यूलर नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, इन सबको एक एक चीज जब हम उनके एक एक क्लाइंट के बारे में मालूम है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, हमारी सरकार को सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज को इंटीग्रेट करना चाहिए एक एपेक्स बॉडी में, ताकि सारी इंटेलिजेंस आए और उसको एनालाइज करके ये देखा जाए कि भाई कुछ हो तो नहीं रहा है, सो दैट ऑल द थ्रेट परसेप्शन information can be explored, analyzed and acted upon. Sir. बिल्कुल आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपको याद है कि 26/11 भी हुआ था। जी हुआ। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद इसको पकड़ के भी नहीं हम ला सके जी। ना दाऊद इब्राहिम को लाए हैं, ना वो दूसरा ज़कीर रहमान लखवी जो अभी जेल में है, और हाफिज सईद भी वही है। छूट जाता है, कभी आ जाता है, कभी फिर छूट जाता है, कभी दौड़ जाता है जी। और आप सोचिए कि अगर पेशावर में जी वो उनके कंट्री में 170 बच्चों को मार देते हैं जी, तो ये कहाँ जा रहे हैं जी? इंसानियत कहाँ जा रही है? ये तो एक दूसरे के गले पे हैं। तो जो हमारे पास इस वक्त है, डेफिनेटली हम इम्प्रूव करना पड़ेगा और कर रहे हैं। सर, द लेवल ऑफ अलर्टनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ अलर्टनेस। बिल्कुल सर, in 2006 there was an attack on 2005 माफ कीजिएगा, जुलाई में 7 जुलाई 2005 को अटैक हुआ मुंबई शहर में, 2006 में मुंबई शहर की वेस्टर्न लाइन के ऊपर ट्रेन में अटैक हुआ। वहां पर न जाने कितने लोग मारे गए। उसके बाद यह तय हुआ कि हर रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारा जो हर लोकल स्टेशन है उस पर मेटल डिटेक्टर रहेगा, सीसीटीवी कैमरा रहेंगे, ये रहेगा, वो रहेगा, फलाना रहेगा, ढमकाना रहेगा। सर, सीसीटीवी कैमरा अभी तक काम नहीं करते हैं। और जहां तक स्निफर डॉग्स का सवाल है, जैसे मैं कितनी मरतबा यहीं पर इसी शो में कह चुका हूं, द लास्ट टाइम आई सॉ अ स्निफर डॉग ट्रेन टू पिक आउट एक्सप्लोजिव्स और एनी अदर सच ऑर्डिनेंस, आई थिंक आई सॉ वन अबाउट 10 years ago। 10 बरस पहले की बात है कि मतलब जैसे ही ये अटैक हुआ उसके एकदम बाद की बात है। उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। और तीसरी चीज, आज की तारीख में जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, अगर आपको एनसी लिखवानी है या FIR भी लिखवाना है, जो 1862 का कायदा है अभी तक लागू है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 19वीं सदी के प्रोसीजर्स लेकर के हम 21वीं सदी में आतंकवाद से कैसे लड़ सकते हैं? जनरल साहब बताएं।
नहीं, वो जो आप कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है कि हमें बहुत और करना है, चेंजेस आने हैं जी, कोऑपरेशन होना है, द आर्मी, द नेवी। अभी आपने देखा था जो नेवल जहाज जी, गया जी, है पोरबंदर के पास, उसका कितना विवाद चला। जी, तो विच इज सैड, विच इज टेरेबल। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम एक बन के नहीं रह रहे। दुरुस्त बात है सर, अगर एब्सोल्युटली हम राइट। एक बन के रहें तो इंफॉर्मेशन तो घर से घर पता लग सकती है। जी, तो इस वक्त हम आपस में ऐसे तरीके में नहीं है। आपने देखा है कि कितनी शर्म की बात थी कि जब ये हुआ है तो वो दूसरी पार्टी जो है वो क्या कह रही है। So the Congress spokesperson, had they lost their minds? I mean, have they become mentally retarded or what? I don't understand what they're doing. I mean, come on. Mentally retarded तो ठीक है. Do you know the effect on a soldier? Yes. A soldier who gives his life, he is ready today also. That's right. To go and give his life wherever he is told. And we to go. salute our soldiers. और ये उनको बोल रहे हैं ऐसे कि ये आप लोग झूठ, कल को 10 अगर हमने मारे हैं मिलिटेंट्स तो वो क्या उनकी बॉडीज जाके इनको दिखाएं दूसरी पार्टी को? क्या कर रहे हैं ये? Terrible. मुझे याद है कश्मीर में जब No, मैं this is था, awful, आपको sir. मालूम है No, sir, this is terrible. कोई ऐसी बात नहीं होती थी। जी, जो होता था बिल्कुल दुरुस्त कायदे में होता था और इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई थी जी, लेकिन देयर हैज बीन अ सडन ड्रॉप। ये जो 10-11 साल छोड़ दिया उसमें देयर हैज डेफिनेटली बीन अ सडन ड्रॉप इन द सिक्योरिटी लैप्सेस दैट आर टेकिंग प्लेस। राइट। आप देख लीजिए, बोडोलैंड में देखिए, असम में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप तो कहाँ कहाँ जाके देखेंगे आप। So what is the answer, sir? One final word from you, sir. What is the answer? The answer is, sir, that we have to wake up. बिल्कुल अपने रिवैम्प करना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द पीपल एंड इंफॉर्मेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। If we can't get information from our own states, then where are we going to go? Absolutely. So ये तो एक हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा ये। सर, इसी उम्मीद पे हम सब लोग जीवित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हो। जैनब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। थैंक यू। प्रदीप जी, ये तो बात रही आतंकवाद की, ये तो बात रही फ्रांस के आतंकवाद की, ये तो बात रही इस्लामी आतंकवाद की। लेकिन ये अकेला आतंकवाद नहीं है, एक और भी आतंकवाद चल रहा है आज की तारीख में और मुझे ऐसा लगता है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, जिसको हम लोग आर्थिक आतंकवाद कहते हैं, यानी इकोनॉमिक टेररिज्म। मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में सबके सामने है कि एनएससीएल में क्या हुआ। ये तो बात रही, चलिए पेरिस के अंदर जो भी आतंकवादियों ने किया वो किया, उनको सजा मिलेगी, सब लोग जाग जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर विद इन दिस कंट्री। इन द नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम, जो अरुण डालमिया जी ने बात कही जिग्नेश शाह जी के लिए, वो साफ तौर पे बिल्कुल 16 आने सही है। और इस वक्त हम पेरिस की बात नहीं कर रहे हैं, कार्टून विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनएससीएल की। प्रदीप जी, आपको लगता नहीं है कि ये आर्थिक आतंकवादी जनाब, जो भी नाम है इनका, जिग्नेश शाह जी, इनके बारे में अब तो सरकार को बड़ी गंभीरता से पेश आना चाहिए। अब तो सरकार को फौरन, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को फौरन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उच्चतम न्यायालय में जाकर के ये कहना चाहिए कि भाई हम इनकी जमानत कैंसलेशन के लिए आए हैं। और शायद केतन शाह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। केतन भाई नमस्कार, कैन यू हियर मी? नमस्कार भैया जी, नमस्कार। नमस्कार, आरके भी बोल रहा हूँ इनसाइड स्टोरी से। प्रदीप जी भी मेरे साथ हैं। हाँ हाँ। केतन जी, आप ये बताएं, एफटीआईएल और एनएससीएल का जो मर्जर होना था, चलिए 4 तारीख को, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, एक और डेट मिल जाएगी शायद। लेकिन जहां तक के मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, क्या एनएससीएल इन्वेस्टर्स फोरम ने मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट मांगी है कि आप लोग वहां जाएं और उनसे कहें कि भाई जल्द से जल्द आप एक्शन लें? सर नहीं, हमने अपॉइंटमेंट मांगी है एंड आई हैव बीन प्रॉमिस्ड नेक्स्ट वीक तक वो हमें मिलेंगे। नेक्स्ट वीक तक आपको मिलेंगे?
And what do you plan to do over there, sir? And the feelers that I'm getting, the sense that I'm getting, he's sympathetic to our cause. He knows about the scam, and very soon stern action can be expected against criminals. Pradeep ji, aapko That is the jitna sense that I'm getting from my contacts. Wonderful, wonderful. I hope that really happens. So that's reassuring. I think Pradeep wants to say something to you. Ji, No, go ahead. what is the latest about Kotak Mahindra Bank withdrawing one of the nominations from MCX board? I mean, is this kuch effect hai that people don't want to get involved, or what is the role? As MCX Probably yes, because see, as MCX complainants, shareholders, most of us have also written letters to stock exchanges, MCX, whether they are actually pursuing this MCX fraud or not. And I'll be very honest, I don't think the MCX management is seriously pursuing their own complaints. So Okay. probably Kotak wants to keep clear of this mess, and they have a very nice, tidy image, and they want to continue with that. That is why, that could be one of the reasons. But the fact remains that as far as the NSCL is concerned or the MCX is concerned, since Jignesh Shah is no longer on any of the boards, in fact, the board has actually thanked Jignesh Shah and his entire team for the wonderful Yes. work they've done. So, see, the board, at least NSCL board, your FTL board is nothing but puppets of Jignesh Shah. Yes, If you see Mr. Venkat Chari, yes. he was heading MCX for 8 years while 1,000 crores were siphoned, minimum 1,000, probably more. If you actually check MCX scam, it would be probably 10 or 20,000 crores. G. It is much more than that. 900 or 1,000 crores have been unearthed by PwC in their forensic audit. Right. The scam is much bigger than that. And this guy, Venkat Chari, who is probably now chairman of FTIL, was sitting, all along on MCX. So you know what sort of people are governing FTIL even now. They are nothing but stooges of Jignesh Shah, most corrupt people, and all of them should have been behind bars by now, had it not been for corrupt government of Mr. Pawar and UPA. No, but over here, the other thing that I would like to ask you is, there has been a huge reshuffling of bureaucrats as far as the state government is concerned. जहां तक के महाराष्ट्र सरकार का प्रश्न है, और इस वक्त हमारे साथ केतन शाह जी हैं, जहां तक महाराष्ट्र सरकार का प्रश्न है, ज्यादातर जितने भी प्रशासकीय अधिकारी हैं उनका तबादला हुआ है, लेकिन ऐसा केंद्र में नहीं हुआ है, सेंटर में नहीं हुआ है। लिहाजा जो लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं मंत्रियों को, भले अरुण जेटली जी हों, भले नरेंद्र मोदी जी हों, भले राजनाथ सिंह जी हों, जो उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं, जानकारी जो उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, वो वही लोग हैं। जी जी। So very clearly, another point of view needs to be, another point of view, the correct information needs to be presented there. Sir, बताएं। No, I will correct you. Finance Ministry, the secretary has changed. Arvind Mayaram, the Economic Affairs Secretary. But that's all right. Mr. Mayaram is gone, but a large number of people who were very close to Jignesh Shah I would remain. still agree, yes. In most other ministries, Yes, people are the same. that's right. The Consumers Affairs Ministry, for example, has hardly changed. It is more or less the same. No. Yes. Ji. And Consumer Affairs Ministry was a very fountainhead of this scam. The whole scam generated from Absolutely. And nothing has changed over there. Pradeep. there. Nothing has changed, which is very surprising. We want to know, Ketan bhai, Jignesh Shah is not in the board of NSCA, he is not with FTIL. What is he doing every day in FT House? He He's goes attending daily office to, regularly. Is he out goes- helping you all? He goes daily to FT Towers. He gives very inspiring lectures to his subordinates, and all is well at FTIL. No, but the very fact that he is still attending office, that means he is not at all worried No, about as I any told you, consequences that is befalling the him. new guys who are on board are nothing but proxies of Jignesh Shah. They are mere puppets. Real business is still handled by Jignesh Shah. Siphoning of funds still continues, business as usual, while Mumbai Police, CBI, ED, they keep twiddling their thumbs. No, but over here, one other thing, Ketan bhai. As far as we are concerned, we are of course making all the efforts. As far as we are concerned, we have not let up. No, I appreciate you are the probably only channel who is making right sort of noises. Now, all I'm trying to say is, it cannot be that everybody else would have sold out to Jignesh Shah. I'm reasonably certain there would be some right-minded people, honest people, people with integrity, who would get up and say, hey, listen, what's happened? What has happened to the NSCL scam? So why is that not happening? I am, Mr. Bajaj, I am trying to search such souls, and the only soul that I found was Miss Nirmala Sitharaman, and my search is still on. Right. So why do you think now at least the BJP government should get up and say, hey, listen,
there seems to be something wrong here. Or the question I am asking you, please, it's a very responsible question, but it will seem irresponsible. But it is responsible. Let me tell you this, and I am asking you in all seriousness. Don't you think that somewhere along the line, Mr. Jignesh Shah is being backed, perhaps, by the biggest industrial house in the country, Mr. Ketan Shah? I've heard rumors, I've heard stories, but honestly, I have no opinion. So the proof of the pudding is in the eating. Always in the eating. Yeah. Yes, the very fact that nothing has happened to Jignesh Bhai, the very fact that Jignesh Shah is I wouldn't out. know if it is the biggest industrial house, but I'm sure he's being backed by some very big people. Otherwise, there's no way he can pull off such stunts that he's already successfully done. तो आपसे अब सवाल आखिरी ये है, प्रदीप जी भी पूछना चाह रहे हैं कुछ, मेरा सवाल ये है कि आप सड़क पे कब उतर रहे हैं, और प्रदीप जी आप बताएं, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और केतन भाई से भी पूछ रहा हूं, आप जिग्नेश शाह के बर्थडे कैसे मनाने वाले हो? The great thing that he has done to the entire nation. He has taught everybody how fraud should be played and how to cheat the people. Yes, we should thank him. We should wish him a very happy birthday indeed. Yes. Some investors are talking about celebrating his birthday, wishing him happy birthday on 12th. The plans are still not decided, but probably we might do that. We might, wish him happy birthday. Right. Let's see what sort of sadist Mr. Jignesh Shah is. Can he live with this? I'm sure he can live with it. I'm sure he can live with it. Things in life. I'm sure he can live with it. I don't think he's going to be at all inconvenienced. He's not that kind of man. I don't think he has a conscience, because I have exchanged a lot of communication, a lot of SMSs, and I don't think the guy has any conscience at all. Right, but as he says, he's not at fault. He says he's not at fault, that as far as he's concerned. Well, no crook in India has ever confessed that he is at fault. The writing is very clear, the emails are very clear, action is very clear, Anjaneya Sinha's statement is very clear. You need to be blind to miss such data. Right, absolutely. I agree with you. Ketan Bhai, thank you so much. And we really would like to see how you plan to celebrate Mr. Jignesh Shah's birthday. But thank you so much for talking to us. We'll see it on Monday. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for your support all along. Appreciate it. Thank you so much. Thank you. और जहाँ तक लेमन न्यूज़ का प्रश्न है, एक बार फिर मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। हम इस मुहिम को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक के लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिलता। और एक बार फिर मैं बता दूँ, ये पैसा कहाँ है सबको पता है। Because it is all white money. These are all bank transactions. यहाँ पर कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। प्रदीप। सर एग्जैक्टली सक्सेसिव गवर्नमेंट फर्स्ट हाफ में आप फ्रेंच की बात करते हैं, न्यूज़वीक का रिसेंट सर्वे पे 16% ऑफ French population are supporters of ISIS and they were blind to the very fact these things were happening under the nose. Same thing here. इतना बड़ा स्कैम हुआ, लगातार एक के बाद एक स्कैम्स हो रहा है, और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन are not really helping the people whom they should be helping. They are not. Right. Or this is giving more fodder for the people to commit crimes, and we have more and more Jignesh Shah, and probably after a few years you might find Jignesh Shah writing a beautiful book on himself and how to defraud the economy, how to make money, defrauding the nation. How to make money out of thin air. How Yes. to make money out of thin air. Pradeep, thank you so much. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow. हम होंगे आपके साथ कल वापस, लेकिन आपको ये बता दें कि जहाँ तक इनसाइड स्टोरी का प्रश्न है या लेमन न्यूज़ का प्रश्न है, अंदर की बात के पीछे अंदर की कहानी क्या है, वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक हम सफल हुए, कहाँ तक असफल हुए, वो तो रिजल्ट ही बताएंगे, नतीजे ही बताएंगे, परिणाम ही बताएंगे, और आप बताएंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते, आप ज़रूर लिखें ऑन insidestory@lemonnews.com, और उसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं ऑन 56767। आप लेमन न्यूज़ टाइप करें और अपने SMS भेजें ऑन 56767। That's all we've got for you in tonight's Inside Story. We'll see you, of course, that is Pradeep and I, of course, will see you here tomorrow at the same time on the same channel, the one channel that is not just not afraid to ask questions, we are also not afraid to provide solutions. Here we don't just look at problems, we look at the solutions to those problems. Just remember that. Right? See you tomorrow. Till then, keep watching Lemon News.